ओके, ब्रेक से पहले जो है हम देख रहे थे कि अगर फुल रिफ्लेक्शन का केस जो है नॉर्मल इंसिडेंट में हम देख रहे थे जो है, तो आइडिया ये था आपके पास के लेट्स से दो मीडियम है जो है आपके पास, अगर मीडियम वन है, ठीक है, हमने जो है लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक लिया हुआ था जो है, और मीडियम टू जो है आपके पास जो है मेटल समझ लें या जिसको हम परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी कह रहे हैं, और मीडियम वन जो है आपके पास लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक था। ठीक है, ये लेट्स से एक मेटल शीट है जो है, ठीक है, ब्लॉक है जो है। तो हम कह रहे थे कि जब वेव जो है लेट्स से इधर से मूव करके जा रही है जो है, तो फुल रिफ्लेक्शन होती है आपके पास जो है, और आपके पास फुली वेव जो है पूरी के पूरी इधर ट्रांसमिशन कुछ नहीं हो रही जो है, और फुल फुल वेव जो है आपके पास जो है रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। तो उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने लिखी जो है एक फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव और बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव की जो है, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आई थी जो है। उसके ये फिर उसकी टाइम डोमेन एक्सप्रेशन है। अच्छा, तो इसमें हमारा क्वेश्चन ये था कि व्हाट टाइप ऑफ वेव दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट, क्योंकि ये बेसिकली ट्रैवलिंग वेव की जैसे एक्सप्रेशन थी उससे तो डिफरेंट, डेफिनेटली डिफरेंट है जो है। अच्छा, इसको अगर हमने समझना है जो है, तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि एज ए फंक्शन ऑफ ट्रैवलिंग वेव को हम जो है क्या करते थे जो है, कैसे प्लॉट करते थे, कोई याद है किसी को? जो वेव इन जनरल इज अ फंक्शन ऑफ बोथ स्पेस एंड टाइम थी, तो हम जो है क्या करते थे, स्पेस के अगेंस्ट प्लॉट करते थे एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंस पे। ठीक है, तो उसमें हमें पता लगता था फिर कि वेव जो एक्चुअली ट्रैवल करती है। प्लस से इसको हम एज ए फंक्शन ऑफ जी प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये लेट्स से z इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ अच्छा, तो बैक की वेव जाननी है जो है, तो एज ए फंक्शन ऑफ जी जो है क्या है ये नहीं है जो साइन बीटा जी जो है, क्या ख्याल है जो है? ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका साइन बीटा जी है जो है, और उसका मैग्नीट्यूड ऐसे हम कहते हैं कि टू ई आई नॉट है जो है, और ये टाइम डोमेन एक्सप्रेशन है उसकी जो है, वो फिर हम बाद में देख लेते हैं। तो लेट्स से फॉर द आर्गुमेंट से एक लेट्स से ये कहें कि ये एक्सप्रेशन फॉर द टाइम बिंग वन है जो है, तो इसको मैं प्लॉट करता हूँ, तो साइन का प्लॉट जो है अगर जो है इधर प्लॉट करता तो यूँ होता कोई, लेकिन क्योंकि ये हम बैकवर्ड करना है तो रफली जो है ये साइन का वेव का प्लॉट है जो है। ठीक है, इस फंक्शन साइन बीटा जी का जो है, तो ये माइनस जी है जो है, ये जेड जीरो है, उससे पहले पहले ये क्योंकि यहाँ पे मेटल था ना, तो ये सारा हम प्लॉट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये इसका प्लॉट आ गया, इसका मैग्नीट्यूड जो है लेट्स से हम कहते हैं जो है ये बिटवीन माइनस टू ई आई नॉट से टू ई आई नॉट के बीच में है जो है। अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ जो है दिस एक्सप्रेशन जो है साइन ओमेगा टी, ये डिफरेंट टाइम इंस्टेंस पे अगर हम इसको देखें जो, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू टी बाई फोर, टी इज इक्वल टू टी बाई टू, टी इज इक्वल टू थ्री टी बाई फोर, और फिर वापस टी इज इक्वल टू टी पे आ जाएंगे। अच्छा, इन टाइम इंस्टेंस पे हम देखते हैं जैसे एज इफ हम स्नैपशॉट लेते थे जो है ट्रैवलिंग वेव में जो है, व्हाट अबाउट दिस ओमेगा टी टर्म, टी जीरो पे ओमेगा टी कितना हो जाएगा जो बता सकता है? जीरो। व्हाट अबाउट टी टी बाई फोर, फोर पे क्या होगा, कैसे निकालेंगे जो ओमेगा क्या होता था टू पाई पाई बाई, बाय टू। ठीक है, टू टी बाई फोर जो है, ठीक है, तो टी कट जाएगा और पाई बाई टू जो है। ठीक है, तो ये मैं अब ऐसे ही लिख रहा हूँ, ओमेगा टी जो है आपके पास पाई बाई टू, फिर क्या आ जाएगा पाई, फिर थ्री पाई बाई टू, और फिर अब ऑब्वियसली एंड पे फिर टू पाई फिर रिपीट हो रहा होगा जो है। अच्छा, व्हाट अबाउट साइन ओमेगा टी जो है, ये जो साइन ओमेगा टी है जो, वो क्या बनेगा जो, वो ये बेसिकली पुट टाइम टू साइन ओमेगा टी है ना, तो पहले जीरो पे क्या हो जाएगी जीरो, पाई बाई टू पे क्या होता है साइन वन। वन, फिर जीरो। फिर माइनस वन और जीरो, यानी वन और जीरो और उसके बीच में फ्लक्चुएट कर रही है। अच्छा, तो अब जो है इसको और करते हैं जो है इस एक्सप्रेशन में ये साइन बीटा जी तो हमने प्लॉट कर लिया था जो है, तो इससे इसका रोल जो है कि ये जीरो वन माइनस वन ये इससे मल्टीप्लिकेशन होती है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो जीरो पे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वेव का क्या होगा फिर, सब कुछ जीरो नहीं हो जाएगा, यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ये जीरो पे सिचुएशन है, टी इज इक्वल टू जीरो पे, ऐसे ये मैं कहता हूँ टी इज इक्वल टू जीरो है। अच्छा, पाई बाई टू पे जो है ये पूरी एक्सप्रेशन जो है वन से मल्टीप्लाई होगी, तो ये पूरी जो एक्सप्रेशन है ये आ जाएगी।
ये आपकी सिचुएशन मैं कहता हूँ t इज इक्वल टू कितने पे, t/4 पे थी। फिर जो है दोबारा जब पाई पे 0 होगी फिर ये 0 हो जाएगी दोबारा। पहले 0 थी, फिर ये हुई, फिर 0 हुई। अच्छा, फिर -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। -1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा इसको, वेव फॉर्म को 180 का फेज शिफ्ट आ जाएगा, जो क्रस्ट है वो ठीक है, ट्रफ बन जाएगा। ये आपके पास फ्लिप हो जाएगी ना जो है आपके पास जो है, ठीक है। ये आपके पास ये वेव जो है अब जो है, तो कलर वैसे चेंज होता तो बेहतर था, लेकिन बहरहाल ये वेव बनेगी अब जो है, सिर्फ जो है। और फिर जो है फिर ये 0 होगी, यानी इसको आप विजुलाइज करें तो ये 0 फिर नीचे जाती है, फिर 0 फिर ऊपर, यानी तो बैक एंड फोर्थ जो है आपके पास ये मूव कर रही है। तो आपके पास जो है ये जरा बेहतर प्लाट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिफरेंट टाइम इंस्टेंस पे उन्होंने प्लाट किया हुआ है, t0 पे, t/4 पे, इस तरह। तो बीच में आपके पास ये 0 होगा, फिर जो है एक दफा यानी ये डाउन ये वेव जाएगी जो है, फिर अप जाएगी, यानी अप एंड डाउन जो है ये मूव हो रही होगी, कभी पॉजिटिव कभी 0 फिर नेगेटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव। अच्छा, और इसकी एक एनिमेशन जो है आपके पास ये देखें जो है, और करें इस पे जो एक, यानी बेसिकली था वो क्या रहा था आपको, एक फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव थी जो है, और एक बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव है जो, और ये जब मिलती हैं जो है तो हमारी एक्सप्रेशन हमने मैथमेटिकली ये निकाला और उसको प्लॉट किया हमने, तो वो बेसिकली ये वेव बनती है। इस पे अगर आप गौर करें ना जो है, ये वेव जो है, ये वेव तो ट्रेवल कर रही है ना जो है, किसी एक पॉइंट को देखें उसकी फेज वेलोसिटी मूव कर रहा है फॉरवर्ड, और कोई एक पॉइंट लें, डिफरेंट स्नैपशॉट लें तो ये मूव कर रहा है। लेकिन ये वेव जो उनका सम है जो है आपके पास जो है, पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेवलिंग वेव का जो है, वो जो है आपके पास ये वेव बन रही है। ये वेव जो है इसमें देखें, ये पॉइंट जो है, किसी एक पॉइंट को देखें जो है, इस पॉइंट को देखें जो है, ये स्टैंडिंग है आपके पास जो है, इसलिए इसका इस वेव को उन्हें नाम सुना होगा, ये स्टैंडिंग वेव है जो है, कहलाती है जो है, विच इज बेसिकली सुपरपोजिशन ऑफ टू साइन वेव ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। टू ट्रैवलिंग वेव अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ विद द सेम मैग्नीट्यूड, तो ये बेसिकली देखें प्योर ट्रैवलिंग प्योर स्टैंडिंग वेव बना रही है। तो ये बेसिकली जो है अगर इसको मैथमेटिकली हमने प्लॉट करके भी, यानी अगर मैटलैब पे देखें तो ये रियल लाइफ में ये होगा, यानी एक दफा आप ऊपर 0 फिर नीचे फिर 0 फिर ऊपर, लेकिन ये जो नोड्स हैं जो है ये फिक्स रहेंगे। तो ये स्टैंडिंग वेव की आपके पास सिचुएशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब फुल रिफ्लेक्शन हुई थी मेटल से जो है, तो जो वेव टोटल फील्ड जो है, वेव जो बन रही थी जो है मीडियम 1 में जो है, मीडियम 2 में तो कुछ नहीं जा रहा था यहाँ तो, देखिए सिग्मा आपके पास इन्फिनिटी था तो यहाँ कुछ नहीं जा रहा था ट्रांसमिट, लेकिन इधर जो वेव है मीडियम 1 में एक स्टैंडिंग वेव बन रही होगी, ये सिचुएशन होगी, ये जो डार्क ब्लू कलर है। अच्छा, एक चीज इसमें जो है आगे हम यूज करेंगे स्टैंडिंग वेव, उसको एनवलप या स्टैंडिंग वेव पैटर्न हम बोलते हैं। अच्छा, उसका क्या मतलब है जो है कि हम इसके मैग्नीट्यूड को अगर प्लॉट करें जो है, तो मैग्नीट्यूड यानी ये था अभी पिछले जब मैंने प्लॉट किया, 2E0 उसका मैक्सिमम था जो है, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड अगर मैं करूंगा ना तो ये तरह की कुछ चीज आएगी जो है आपके पास जो है, नीचे वाला जो है, ठीक है, इस तरह की चीज है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे ये दो बने हुए भी हैं जो है। ये जो इसका मैग्नीट्यूड है जो है, अगर हम जो है इसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव पैटर्न या स्टैंडिंग वेव एनवलप कहेंगे हम। इस एनवलप के बीच में जो है ये देखें वेव जो है, यानी नीचे ऊपर जो है इस एनवलप को फॉलो करती है, यानी पूरे यहाँ तक मैक्सिमम गई, फिर 0 फिर जो है टॉपिक, यानी हमने एक एक पोर्शन ले लिया एज इफ जो है, क्योंकि हम उसके मैग्नीट्यूड को कर रहे हैं जो है, ठीक है। ये जो है स्टैंडिंग वेव एनवलप कहलाता है जो है, ये ऑब्वियसली नल्स हैं जो है, और ये जो आपके पास मैक्सिमम्स हैं जो है, और डिस्टेंस जो होता है आपके पास बिटवीन टू नल्स जो है, लेट्स से दिस टू दिस जो है, ये डिस्टेंस जो है ये λ/2 होगा, या फिर बिटवीन टू मैक्सिमा अगर डिस्टेंस रखें तो वो भी λ/2 होगा जो है स्टैंडिंग वेव में जो है। तो स्टैंडिंग वेव जो है ये एक्चुअल वेव ब्लू का है जो है, और स्टैंडिंग वेव एनवलप जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न जो है उसका हमने मैग्नीट्यूड को प्लॉट किया हुआ है जो है, तो वो बेसिकली उसको हम स्टैंडिंग वेव एनवलप कहते हैं। अच्छा, तो ये एग्जांपल है जो इसको देखते हैं जो अ प्लेन वेव ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी is normally incident in air upon a surface of a good conductor. Let's say assume करते हैं मेटल पे वो कर रहा है जो, using an electric field meter it was determined that the total field is always zero whenever measured at 2 meter from the conductor surface. Moreover, no such null observed distance closer to it. What is the frequency of incident wave? बेसिकली अगर आप इसको विजुलाइज करें ना जो, ये अगर आपके पास एक परफेक्ट मेटल थी जो है, और उस पे एक वेव आके हिट की है जो है,
तो आप पे उसका जो एनवेलप को अगर मैं प्लॉट करूँ ना, ये स्टैंडिंग वेव एनवेलप बनेगा जो, ठीक है, 2E I0 और जो है 0 के बीच में एक नल जो है आपके पास बिल्कुल यहाँ पे बनता है जो उसका, और उसके बाद नेक्स्ट नल, ये नल है, फिर ये नल है जो। अच्छा, उन वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड मीटर से जो है और इसके बीच में जो है वेव अप एंड डाउन मूव करेगी स्टैंडिंग वेव, ये उसका एनवेलप जो है मैंने प्लॉट किया है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि टोटल using an electric field meter it was determined that total phi always zero whenever measured 2 meter from conductive surface। let's say ये हमें जूम करें कि ये उन्होंने मेजर किया जो 2 मीटर फ्रॉम, तो यहाँ पे उन्होंने ये मेजरमेंट जब की है जो है ये वाली, हम किसी और कलर से करते हैं जो, ये रेड कह देते हैं, तो ये आपके पास जो है 2 मीटर पे उसका जीरो है जो है, तो इसका मतलब वो नल मेजर कर रहे हैं। Moreover, no such nulls are observed at distance closer to conductor, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल जीरो ये वाला नल तो मेजर करना बहुत मुश्किल है, तो मीटर की डेफिनेटली फिजिकल शेप होगी जो है, तो उसको बिल्कुल कंडक्टर के साथ लगाना नहीं लगाया जा सकता। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि और एक नल एग्जिस्ट तो करता होता है बिल्कुल, लेकिन वो अब बिल्कुल शार्प नल एग्जिस्ट करेगा कंडक्टर पे जो है, लेकिन उसके बाद जो है वो मेजर करना मुश्किल है, लेकिन ये कर लें हम जो है, तो ये जो डिस्टेंस है जो है। अच्छा, हमने फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे जो फ्रिक्वेंसी इस इंफॉर्मेशन से? V is equal to F lambda लगा देंगे। V इज इक्वल टू एफ लेमडा लगा देंगे, चलो लगा लेते हैं। लेमडा कहाँ से आएगा जो, ये लैम्डा बाई 2 है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है जो है, ये जो है ये हम कह रहे हैं कि ये लेमडा बाई 2 है जो है, ठीक है, जो डिस्टेंस बिटवीन टू नल्स है जो, ये हमें गिवन है जो है, और चूंकि हमें और एयर में इंसिडेंट है जो है, तो ये V की बजाय ना C इसको V इज इक्वल टू एफ लेमडा के बजाय हम जो टर्म यूज कर रहे हैं ना वही यूज करते हैं ना जो, हम क्या करते हैं तो फेज वेलोसिटी को U कहते थे जो। अच्छा, U इज इक्वल टू एफ लेमडा हमारी थी जो है, और चूंकि हमारी एयर में है जो है तो हम उसको C इज इक्वल टू एफ लेमडा करते हैं, और हमने एफ फाइंड करना है, तो सी क्या है हमारा 3 × 10⁸ जो है फ्री स्पेस में, अगर फ्री स्पेस के अलावा कुछ होता तो फिर हम फाइंड कर लेते यू जो। और लेमडा जो है आपके पास, लेमडा, इसको लेमडा से डिवाइड करना है हमने जो है, तो लेमडा कितना हो जाएगा यहाँ पे बता दें जो, 4 हो जाएगा, 4। ठीक है जो। लेमडा बाई 2 अगर ये है तो लेमडा जो है फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर 4 मीटर आ जाएगा, तो ये नंबर जो फिर कितना बनता है जो, ये जो है अगर आप कैलकुलेट करें तो 75 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, तो ये बेसिकली वो फ्रिक्वेंसी है जो है जिससे वेव जो है ट्रेवल कर रही थी। अच्छा, नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट क्या जो है। अच्छा, ये जो है सिचुएशन थी अभी हमने किया जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने स्टडी किया था जो है ना, ये एक्सप्रेशन थी जो है, ये जो है 2EI0 उसका मैग्नीट्यूड साइन ओमेगा टी साइन बीटा जी जो है अलॉन्ग एक्स जो है। इसी तरह अगर आप याद करें तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है जो है ना, टोटल फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी था और मैग्नेटिक फील्ड भी था उसमें, आप ये देखें जो है टोटल जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस तरह रिलेटेड है और टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये रिलेटेड है, तो हमने ई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड को क्या होगा वो आपने वैसे होमवर्क आप अगर करें जो है, तो वो भी आपके पास एक स्टैंडिंग वेव भी ऑब्वियसली बनेगी जो है, लेकिन उसमें फर्क क्या होगा जो है कि उसमें अगर और करें आप जो है, तो यहाँ पे साइन के बजाय कोसाइन टर्म्स बन रही हैं जो आपके पास जो है, तो ये जो है यहाँ पे इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का जहाँ नल एग्जिस्ट करता था, नल वैसे क्यों एग्जिस्ट करता है जो कोई बता सकता है, उसकी फिजिकल इंट्यूशन क्या है जो वैसे जो है यहाँ नल क्यों आ रहा है जो, बाउंड्री कंडीशन के टर्म में अगर सोचिए हम तो, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने कौन सा कंपोनेंट कहा था जो है पिछली स्लाइड पे, एक्स कंपोनेंट था जो है, वो कंपोनेंट जो है इस जो इंटरफेस है जो है उस पर टेंजेंशियल है कि नॉर्मल है जो है, ये तो बता ही दें जो है, ये तो कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है जो है। ये आपका z इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, z इक्वल 0 है ना अगर आपके पास जो है, तो ये बेसिकली एक्स वाई प्लेन है जो है, ठीक है, ये समझ आ रही है ना कि नहीं, ये x है, ये अगर से ऐसे y कहते हैं तो x इंटू वाई, यानी इधर बनाते हैं जी जो है, इसको छोड़ें जो है,
अच्छा ये एक्स वाई जी है जो है, ठीक है। तो अगर आप z इज इक्वल टू 0 पे खड़े हैं जो है, तो इसका मतलब है कि आप जो है इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो एक्स वाई प्लेन में है जो। जब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सिस जन 0 होता है ना, तो फिर इसका मतलब एक्स एक प्लेन में आप जो, तो एक्स वाई प्लेन में है जो। तो एक्स वाई प्लेन में मैं आपसे पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एक्स कंपोनेंट है जो, सिर्फ एक्स कंपोनेंट का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूं ही है, जैसे एक्स कंपोनेंट वो इस पे टेंजेंशियल है कि नॉर्मल है जो, इस प्लेन के हिसाब से जो, इस प्लेन में यानी एक्स और वाई कंपोनेंट तो एक्सटेंशियल ही होंगे ना, उसी प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं जो। उसका परपेंडिकुलर जो है इस प्लेन में z इज इक्वल टू 0 पे z एक्सिस ही परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली जो है हम अगर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट है, इट्स अ टेंजेंशियल कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटरफेस, तो वो आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट अगर आपको याद हो पिछले ईएम के कोर्स से जो है, तो वो आपके पास 0 होता है कंडक्टर पे जो है, ठीक है। तो उससे इसीलिए यहाँ पे नल आ रहा है। अच्छा, तो इसलिए वहाँ पे साइन टर्म्स आई थी जो है। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को करेंगे जो एज ए होमवर्क इसको ट्राई करें जो है, तो ये बेसिकली कोसाइन टर्म आएंगी आपको इसी तरह। तो कोसाइन टर्म जो है आपके पास जो है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा जो। तो ये जो है इस मतलब है कि जहाँ पे जिस जगह पे अगर इन दोनों को 1 to 1 देखें, तो जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मिनिमा है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमा है। अगेन ऑब्वियसली वो ट्रैवलिंग वेव ही होगी, स्टैंडिंग वेव ही, अप एंड डाउन जो है ये मूव कर रही होगी, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे नल आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की में जो है, मैग्नेटिक फील्ड में इंटरफेस पे जो है, कंडक्टर इंटरफेस पे वहाँ पे मैक्सिमा है जो है। का जो स्टैंडिंग वेव एनवेलप बनेगा जो है, अगर इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ ले लें जो है, तो ये बनेगा, ठीक है जो है। यहाँ पे इसका मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, और ये जो वैल्यू है जो है ऑब्वियसली ये आपके पास 2h_0 होगी जो, ओके। E_0/η1 भी लिख सकते हैं। अब जो है एक क्वेश्चन आता है जो है, अभी तक हमने जो केस देखे हैं जो है कि फुल रिफ्लेक्शन देखी है या फुल ट्रांसमिशन देखी है। व्हाट अबाउट इन बिटवीन केसेस जो है, ये लेट्स से अगर हमारे पास एक ऐसा मीडियम है जिसमें पार्शियल ट्रांसमिशन होती है और जो पार्शियल रिफ्लेक्शन होती है, जो कि जनरल केस होता है, वो एक तरह की हम उससे उसको कह रहे हैं फिर मिक्स वेव कह रहे हैं। जब यानी कुछ ट्रांसमिट हो रहा है जो है और कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है जो है, तो मीडियम वन में जो है जो रिफ्लेक्टेड वेव आएगी जो है, उसका मैग्नीट्यूड क्या ट्रांसमिटेड की इक्वल होगा कि नहीं इस केस में। जब फुल रिफ्लेक्शन हुई तो तब तो पूरे ही रिफ्लेक्ट हुए, वो मैग्नीट्यूड इक्वल थे। अब जब पार्शियल रिफ्लेक्शन हुई है जो है, कुछ ट्रांसमिट हो गया कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए जो है? कितनी आपकी वो यानी उतना ही मैग्नीट्यूड होना चाहिए रिफ्लेक्टेड का इंसिडेंट के बराबर, या कम होना चाहिए जो है? क्या फिजिकल सेंस बनती है? कम होना चाहिए। कम होना चाहिए ना, क्योंकि ये देखे ना गैमा जो है उसका मैग्नीट्यूड बिटवीन 0 एंड 1 था जो है। हमने दो एक्सट्रीम केस तो ऐसे स्टडी कर लिए। 0 का मतलब था फुल ट्रांसमिशन जो है, ठीक है, वो हमने कहा कि दोनों एक ही मीडियम है, और 1 हमने मैग्नीट्यूड कहा जब ये आप पीसी कंसिडर किया फुल रिफ्लेक्शन। तो इन बिटवीन गैमा जो है उसका वो जैसे 0.5 0.4 0.3 उस तरह का नंबर होगा। तो रिफ्लेक्टेड फील्ड का क्या था, ER टाइम, अगर आपको याद हो तो हम कैसे निकालते थे उसका मैग्नीट्यूड। ER जो है नॉट मैग्नीट्यूड जो होता था वो गैमा टाइम EI0 होता था ना। और हम ये कह रहे हैं जब 0 से और 1 के बीच में, यानी जो है 1 के बीच में कोई नंबर है, अलग से पर आर्गुमेंट से एक 0.5 है जो है, तो ऑब्वियसली वो जो है उससे वो कम ही होना है इंसिडेंट से जो। अच्छा, इस केस में जो है हम वो केस कंसिडर अब कर रहे हैं, उसको हम मिक्स वेव कह रहे हैं। तो इसमें क्या इंट्यूशन क्या कहती है फिर आपकी जो है, यानी उधर जो है मीडियम 2 जो है, जैसे एक ये वेव जा रही थी जो है, और कुछ जो है उसकी ट्रांसमिट हो गई जो है, और कुछ जो है ये रिफ्लेक्ट हो गई जो है, फिर सम मैग्नीट्यूड उसका कम है जो है। तो इधर जो है कौन सी वेव होनी चाहिए जो है मीडियम 2 में जो है? एक ही वेव है जो है, कौन सी वेव होगी जो? ट्रैवलिंग वेव ही नहीं होगी जो है, एक ही वेव है जो है, वो तो ट्रैवलिंग जैसे पहले हम पढ़ते रहे ट्रैवलिंग वेव है जो कि इधर ट्रैवल कर रही है जो। अच्छा, यहाँ पे क्या सिचुएशन है, इधर जो क्वेश्चन जो है ये तो आसान क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है इसका आपने आंसर करना होगा कि जब हमने कहा फुल रिफ्लेक्शन हुई थी जो है, जब ये मैग्नीट्यूड इक्वल थे तो प्योर स्टैंडिंग वेव बनी थी। अब क्या होगा जो है कि जब वो वेव है जो है रिफ्लेक्टेड तो हुई है जो है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है इंसिडेंट से थोड़ा कम है जो है, और उसको हम कोई नाम दे रहे हैं कि मिक्स वेव है जो है। क्या मिक्स वेव का क्या मतलब है, क्या इंट्यूटिवली क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? अच्छा, उसको देखने के लिए जो है एक एनिमेशन देखते हैं जो है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ जो है।
अच्छा, इसको गौर करें जो है, ये देखिए ये इंसिडेंट वेव है जो है, ये फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव है जो है, और ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ये बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव है जो है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड देखें, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड कंपेयर करें, ये कम है जो है, ठीक है। ये मिक्स वेव का केस है, दोनों बराबर नहीं है जो है। अच्छा, और ये दोनों का जब सम होके ये टोटल मैटलैब का प्लॉट है यहाँ पे। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, अब दोनों का सम होके जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल थे ना, तो प्योर स्टैंडिंग वेव थी, अप एंड डाउन बस मूव कर रही थी। अब इस पे जरा आप गौर करें, जो मिक्स वेव का जिसका हम केस कह रहे हैं जो है, उसमें क्या हो रहा है जो है पे, ये देखिए, ये ब्लैक एनवलप सा एक बन रहा है जो है, इसका एनवलप जो है, उस केस में जब स्टैंडिंग वेव प्योर स्टैंडिंग वेव थी ना, तो ये एनवलप जो है वो क्या था, उसका एक शार्प नल थे 0 पे, और एक मैक्सिमा था टू टू टाइम जो है इंसिडेंट वेव जो है। लेकिन इस केस में जो है शार्प नल नहीं है जो है, एक मैक्सिमा मिनिमा जो है, एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न, यानी ये एनवलप तो बन रहा है जो है, और ये एक वेव है जो है, ये जो है इसको गौर से देखें, ये बीच उस एनवलप को फॉलो कर रही है, देखें स्टैंडिंग भी है और मिक्स, ये दोनों का एक मिक्सचर सा है जो है वेव जो है, यानी एक इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग, और क्योंकि कुछ वेव स्टैंडिंग बन रही है जहाँ पे, और कुछ ट्रैवल भी कर रही है जो है, मिक्स वेव इसीलिए टर्म लोग यूज करते हैं, ये ट्रैवलिंग और स्टैंडिंग वेव का मिक्सचर है जो है। यानी ये बेसिकली इस एनवलप के साथ क्या देखें तो अप डाउन भी हो रहा है जो है, और साथ साथ कुछ ये ट्रैवल भी कर रही है, तो ये बेसिकली जो है मिक्स वेव होती है जो है, जब ये तब आती है जब रिफ्लेक्टेड वेव का मैग्नीट्यूड जो है इंसिडेंट वेव से कम होता है, जहाँ पे मीडियम वन में जो है आपके पास, क्योंकि कुछ वेव ट्रांसमिट भी होनी है ना, और कुछ इधर रिफ्लेक्शन भी बननी है जो है, तो ये इस तरह की वेव जो है आपको बनेगी जो है। अच्छा, तो ये बेसिकली वो मिक्स वेव है इसमें, लेकिन ये एनवेलप जो है, इस पे आपने ध्यान रखना है कि ये एनवेलप अब डिफरेंट है जो है मिक्स वेव के केस में जो है, इस तरह का ये जैसे रेड कर्व है ना जो है, तो इस तरह के आपके पास वो सिचुएशन है जो है, एक मिक्स, तो जो वेव है जो है मिक्स वेव जो है, उसके बीच में ट्रेवल यानी अप एंड डाउन होके और ट्रेवल कर रही है। तो इसमें जो है जो मैक्सिमा और मिनिमा जो है, अब इसलिए तब अकर करेंगे जब इंसिडेंट वेव जो है इन फेज या आउट ऑफ फेज जो है, आपको एक वेव फॉरवर्ड जा रही है, एक बैकवर्ड जा रही है, तो वो जब कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस होगी तो आपका मैक्सिमम बनेगा, और डिस्ट्रक्टिव होगी तो आपका मिनिमा बनेगा जो। अच्छा, इस केस में अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, यानी मैक्सिमा और मिनिमा जो है उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो जो, तो आप इस तरह निकाल सकते हैं कि 1 प्लस गैमा मैग्नीट्यूड टाइम इंसिडेंट फील्ड, और जो मिनिमा है वो 1 माइनस गैमा टाइम ई आई नॉट है। इसको प्योर स्टैंडिंग वेव के केस में करें भला, देखें तो प्योर स्टैंडिंग वेव में गैमा मैग्नीट्यूड क्या होता था, कोई बता सकता है? 1 होता था, ये जो रिफ्लेक्शन फुल रिफ्लेक्शन होती थी। तो इस केस में जो है ये जो है आपके पास, उस केस में 2 EI0 बन रहा था जैसे हमने पहले देखा जो, और इधर जब गैमा 1 डालेंगे तो ये 0 है जो है, तो उस केस में जो स्टैंडिंग वेव एनवेलप हमने देखा भी था, वो जो यानी एक शार्प नल, ठीक है, और आपके पास एक मैक्सिमा जिसकी वैल्यू 2 EI0 बनती थी, ठीक है। ये आपके पास प्योर स्टैंडिंग, लेकिन इस केस में ये देखें ये थोड़ा सा ऊपर है जो है, बिल्कुल 0 पे नहीं आया जो मिनिमम, और मैक्सिमम भी जो है आपके पास, जैसे आप मैं कहूँ गैमा 0.5 है जैसे फॉर आर्गुमेंट से, तो ये 2 टाइम EI0 नहीं होगा जैसे, इस केस में अगर मैं गैमा 0.5 पुट करूँ ना, तो ये जैसे 1.5 EI0 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 0.5 EI0 जो है, ठीक है। तो ये जो है इसके बीच में ये मूव है, ना 0 है जो है, ना पूरा मैक्सिमम जो है, ये एनवलप है, इसके बीच में वेव जो है, वो जो मैं एनिमेशन दिखाई थी, वो मूव अप एंड डाउन करके और साथ मूव भी कर रही है जो। अच्छा, तो ये एनवलप जी, रिफ्लेक्टेड की हमने -1 से कैलकुलेट किया था सर, 1 वैल्यू हो सकती है उसकी, जो जो गैमा की सर वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो -1 सर हमने कैलकुलेट की थी ना सर, हमने 1 तो नहीं कैलकुलेट की थी, 1 क्या वैल्यू हो सकती है उसकी? ये मैग्नीट्यूड है, वैल्यू तो उसकी हो सकती है ना, वैल्यू तो उसकी -1 से 1 तक हो सकती है जो है, और ऑब्वियसली कम्प्लेक्स नंबर है तो कम्प्लेक्स भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि उसका कोई मैग्नीट्यूड हो और कोई फेज आ जाए, तो जैसे सर मैं कोई, गुड कंडक्टर वाले केस की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर उसकी 1 वैल्यू हो सकती है? नहीं 1 नहीं थी जो है, लेकिन उसका -1 वैल्यू -1 थी, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड की बात करें ना, तो -1 का जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 नहीं होगा ना, यस सर, ये ठीक है। मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड का मतलब है कि वो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, यस सर, राइट। ये आपके पास जो है उस तरह जो है, तो वो -1 था, लेकिन ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड की बात में ये हो जाएगा। तो याद करें ना, तो हमने ये एनवेलप जो है प्लॉट जब किया था, तो वो हम कह रहे थे कि ई मैग्नीट्यूड को हम प्लॉट करेंगे जो, ठीक है, तो इसलिए सारे चीज मैग्नीट्यूड के टर्म में है। तो अब हम जो है, अच्छा प्रैक्टिकली जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हमने कहा था ना कि अब कितनी वेव ट्रांसमिट होती है और कितनी वेव रिफ्लेक्ट होती है जो है, वो किससे पता लगता है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट से।
अच्छा प्रैक्टिकली लेकिन रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट मेजर करना बहुत मुश्किल है जो है ना, लेकिन ये मैक्सिमा और मिनिमा मेजर करने ना जो है, ये जो स्टैंडिंग वेव में बन रहे हैं जो है आपके पास जो है, ये इजीली मेजर कर सकते हैं। आप एक प्रोब लेते हैं जो है, आप उसको मूव करते हैं जो है, तो आपका मिनिमा जो आता है तो आपके पास इलेक्ट्रोमीटर में वहाँ मिनिमा आ जाता है। फिर एक आगे मूव करते हैं तो एक जगह में पता लग जाती है कि यहाँ मैक्सिमा है, उसकी पोजीशन हम नोट कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ये मैक्सिमा मिनिमा जो है ये ज्यादा इजीली मेजर हो सकते हैं जो है। अच्छा तो उसलिए जो है हम फिर एक चीज डिफाइन करते हैं, उसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव रेशियो। ठीक है, SWR, और आपकी बुक में S से भी डिनोट किया होगा उसने। तो वो क्या जो है इस रेशियो ऑफ ये, लेकिन एनवेलप की बात हो रही है जो है, स्टैंडिंग वेव एनवेलप जब लेते हैं आप जो है, एनवेलप के मैक्सिमा लें और एनवेलप का मिनिमा लें जो है, उनको डिवाइड कर दें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें जो है ऐसे ये मैक्सिमा था और ये मिनिमा था, ये EI नॉट तो दोनों तरफ कट जाएंगे जो है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस गैमा मैग्नीट्यूड और 1 माइनस गैमा मैग्नीट्यूड। ये इसको हम फिर बाय डेफिनेशन स्टैंडिंग वेव रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो जो कि आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा की जो एनवेलप है जो है, स्टैंडिंग वेव एनवेलप मिक्स वेव में भी और प्योर स्टैंडिंग वेव में भी है, उसका आपके पास जो है ये बाय डेफिनेशन जो है। अच्छा तो हमने ये हम फाइंड कर लेते हैं जो है। अच्छा उसके बाद जो है स्टैंडिंग वेव हमें पता लग जाती है जो है, प्रैक्टिकली मैक्सिमम मिनिमम मैंने कहा मेजर करना आसान है जो है, लेकिन वो रिलेटेड है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट से जो, तो वो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है फिर आप इनडायरेक्टली फाइंड करते हैं स्टैंडिंग वेव रेशियो से, इस फार्मूले से। ठीक है, इसको आप मैनिपुलेट करें तो गैमा जो है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडिंग वेव रेशियो लिख सकते हैं। तो टिपिकल जो मेजरमेंट मेथड होता है जो है प्रैक्टिकल लैब में, आप मैक्सिमम मिनिमम मेजर करते हैं, उससे स्टैंडिंग वेव रेशियो फाइंड करते हैं। स्टैंडिंग वेव रेशियो जब निकल आती है जो है, उसके बाद इस फार्मूले में डाल के आप रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, फिर आपको पता लग जाता है कितनी वेव रिफ्लेक्ट हुई है और कितनी ट्रांसमिट हुई है। अच्छा जो स्टैंडिंग वेव रेशियो है गैमा जो है, हमने कहा था मैग्नीट्यूड जो है वो था बिटवीन 0 एंड 1 जो है। 0 का मतलब था, क्या था मतलब 0 का? सर फुली ट्रांसमिट, फुल ट्रांसमिशन, और 1 का मतलब है फुल रिफ्लेक्शन। अच्छा तो अब जो है यहाँ पे आप देखें जब 0 इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे जो है गैमा की वैल्यू 0, तो आपका स्टैंडिंग वेव रेशियो 1 आ गया। तो 1 का मतलब है जो है इससे करस्पॉन्डिंग है आपके पास। ठीक है, तो 1 का मतलब है फुल ट्रांसमिशन, और गैमा जो है इन्फिनिटी का मतलब जो है आपके पास जो है वो आपके पास यानी 1 के करीब हम पहुंच रहे हैं जो है, जब यहाँ 1 करेंगे जो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये इसका मतलब है जो है फुल रिफ्लेक्शन है। तो स्टैंडिंग वेव रेशियो 1 यानी आइडियल केस है जो है, ये कभी 0 नहीं हो सकती, ये ध्यान रखें। गैमा तो 0 से 1 है, लेकिन ये हमेशा 1 से शुरू होगी और 1 से इन्फिनिटी के बीच में है। तो जितने 1 के करीब होगी इतनी अच्छी जो है आपके पास जो है आपकी स्टैंडिंग वेव। क्या मतलब है उसके पास, ये मैक्सिमम मिनिमम की आपके पास रेशियो कम होती जा रही है जो है, तो इसका मतलब है कि प्योर ट्रैवलिंग वेव को हम अप्रोच कर रहे हैं। तो स्टैंडिंग वेव जो मिनिमम वैल्यू 1 है जो है वो अब ट्रैवलिंग वेव का केस है जो है, और जब आपके पास जब फुल रिफ्लेक्शन का केस है 1 जो है, वो आपका प्योर स्टैंडिंग वेव का केस है। ठीक है, सारा कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, उस वक्त जो है इन्फिनिटी आएगी आपके पास, और इन बिटवीन जो है 1 और इन्फिनिटी के बीच में नंबर आएगा। अच्छा जो एनवलप है जो है स्टैंडिंग वेव है नल एंड मैक्सिमा, ये जो है ये नल और मैक्सिमा की बात हो रही है जो है, और ये हम पहले कह चुके हैं कि मैक्सिमा टू मैक्सिमा या मिनिमा टू मिनिमा जो डिस्टेंस है वो आपके पास λ/2 है जो, और अगर एक मिनिमा और एक मैक्सिमा का डिस्टेंस देखें जो है तो वो ऑब्वियसली λ/4 होगा। ये सारी चीजें एनवलप की हो रही हैं। एनवलप डिफरेंट चीज है, और टाइम डोमेन में फिर वेव जो है इसके बीच में मूव कर रही होती है। अच्छा यहाँ पे एक एग्जांपल है उसको देखते हैं। प्लेन वेव इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन इंटरफेस फ्रॉम मीडियम 1 फ्री स्पेस टू मीडियम 2 यूजिंग फील्ड प्रोब फॉलोइंग मेजरमेंट्स आर टेकन इन मीडियम 1। इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमा जो है 1 मिलीवोल्ट था जो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमा जो है वो 3 मिलीवोल्ट था जो है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव मिनिमा हमने मेजर किया तो वो 3 सेंटीमीटर था। हमने फाइंड करनी है स्टैंडिंग वेव रेशियो, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गैमा और वेव फ्रीक्वेंसी जो है। कैसे फाइंड करें स्टैंडिंग वेव रेशियो, कैसे फाइंड होगी कोई बता सकता है? स्टैंडिंग वेव मैक्सिमम मिनिमम रेशियो से ठीक है, सिंपल ये आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा की रेशियो ले लेनी है जो है, तो ये फंडामेंटल डेफिनेशन थी जो है। तो ये कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी जो, तो स्टैंडिंग वेव रेशियो जो है ये रेशियो है तो उसकी कोई यूनिट नहीं है बाय द वे। अच्छा फिर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो गैमा जो है वो इससे रिलेटेड था जो है, तो गैमा मैग्नीट्यूड जो है वो हम कह रहे थे जो है स्टैंडिंग वेव को ऐसे अगर मैं इन शॉर्ट एस कहता हूँ तो S-1 और S+1 से आ जाती है। अगर आप चाहें तो SWR-1 भी लिख सकते हैं। अच्छा तो ये क्या था 3 - 1 करना है तो 2, और 3 + 1 करेंगे तो 4, तो कितनी आगे जो है
आपके पास 0.5, तो ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का मैग्नीट्यूड आ गया। और फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे फाइंड होगी, जो है ये आपके पास डिस्टेंस बिटवीन जो है टू कंसेप्टिव मिनिमा या मैक्सिमा बताया है। तो बेसिकली उन्होंने बता दिया कि λ/2 क्या है, जो तो λ/2 3 सेंटीमीटर है जो। और चूंकि ये वाला अगेन जो है एयर से मूव हो रही थी, जो मीडियम 1 फ्री स्पेस है जो, तो आपके पास यही अब c = f लैम्डा से, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में किया था, तो आपके पास f जो है c जो 3 × 10⁸ डिवाइड बाई लैम्डा, लैम्डा क्या है 6 सेंटीमीटर, तो इससे जो है इसको इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा। तो इससे आप फ्रिक्वेंसी निकालें तो वो जो है आपके पास 5 गीगाहर्ट्ज बन जाती है। इस तरह जो है आप ये डिफरेंट जो है टिपिकल मेथड ये होता है कि मिनिमम मैक्सिमम ईयर होते हैं, उससे स्टैंडिंग वेव रेशियो आती है, फिर उससे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आप फाइंड कर लेते हैं डायरेक्टली। और फ्रीक्वेंसी जो है अगर डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम पता हो तो वो फिर आप निकाल सकते हैं। अच्छा, आज के लास्ट जो हमारा टॉपिक है जो है वो ये है कि हमने कहा था कि जो पॉइंटिंग वेक्टर है जो है वो आपको पावर डेंसिटी बताता है जो है कि इन वाट पर मीटर स्क्वायर जो है, ठीक है। तो हमने इंसिडेंट फील्ड के साथ भी पॉइंटिंग वेक्टर एसोसिएट कर सकते हैं जो है, ठीक है। उसकी डायरेक्शन जो है पॉइंटिंग वेक्टर की बाय द वे उसी डायरेक्शन में होती है वेव जिसमें मूव कर रही होती है। तो ये इंसिडेंट एक वेक्टर है जो है विच इज इन द सेम डायरेक्शन एज इन दैट ऑफ वेव ट्रेवल जो। तो ये इंसिडेंट वेव का पॉइंटिंग वेक्टर है, जैसे एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर से कहते हैं। और ये रिफ्लेक्टेड जो है क्योंकि वेव बैकवर्ड है तो ये एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर बैक को होगा, और ये ट्रांसमिटेड जो है यहाँ पे हो जाएगा। ये फंडामेंटल उसकी जो एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर था उसका फॉर्मूला था हाफ रियल ई क्रॉस एच कॉन्जुगेट, जो कि ऑब्वियसली जो है हमने फिर उसको देखा था। अब हम जो कुछ क्वेश्चन को आंसर करना चाह रहे हैं कि हमने ये तो बता दिया कि अगर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट हमें पता है तो कितनी वेव यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रिफ्लेक्ट होगा और कितना आपका ट्रांसमिट होगा। लेकिन पावर की टर्म में क्या होगा कि कितनी फ्रैक्शन ऑफ पावर ट्रांसमिट होगी और कितनी फ्रैक्शन ऑफ पावर रिफ्लेक्ट होगी। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो है हमने देखा था कि फॉर प्लेन वेव जो है एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर सिंपली इस तरह लिखा जा सकता है, उसकी डायरेक्शन अगेन एजी में जो है, और ei0 जो है ओवर 2 ईटा, यहाँ h की जगह बेसिकली आपने उसका कॉन्जुगेट करके ये हमने किया हुआ था पिछले किसी एग्जांपल में जो लेक्चर में जो है। तो ये आपका फार्मूला था इंसिडेंट पॉइंटिंग वेक्टर फॉर अ लॉसलेस मीडियम जो है। इसी तरह रिफ्लेक्टेड के केस में जो है अगर आप निकालें जो है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल जो है ये देखें जो है रिफ्लेक्टेड जो है वो बैकवर्ड है -az में। तो यही फार्मूला ei0 की जगह er0 आ जाएगा मैग्नीट्यूड स्क्वायर बाई 2 ईटा 1 -az डायरेक्शन। अच्छा, er0 जो है हमने कहा था टा टाइम ei0 होता है, यहाँ सब्स्टिट्यूट अगर कर दें तो ये इसके अंदर ये सॉरी गैमा स्क्वायर हो जाएगा, टा नहीं गैमा है जो, गैमा स्क्वायर टाइम ei0 होल स्क्वायर जो है। और ये चीज़ अगर आप गौर करें ये सेम है इंसिडेंट जो एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर था, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड के, ये उसका मैग्नीट्यूड जो है फिर आप लिख सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्टेड जो है वो आपके पास रिलेटेड है, इसका मतलब है इंसिडेंट पॉइंटिंग वेक्टर से जो है भाई माइनस गैमा स्क्वायर से। माइनस हम बेसिकली ये बता रहे हैं कि वेव जो इस ये जो है इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। अच्छा, इसी तरह ट्रांसमिटेड जो है उसको जो है इस फार्मूला में ei की जगह नॉट की जगह et0 करते हैं जो, और चूंकि मीडियम 2 में है तो eta2 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर et0 की जगह टा टाइम ei0 सब्स्टिट्यूट करें तो ये टा स्क्वायर टाइम et0 बन जाता है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अब हम आंसर कर सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ पावर ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड। अच्छा, अगर रिफ्लेक्टेड पावर और इंसिडेंट पावर की हम रेशियो लें जैसे पावर डेंसिटी की जो, तो ये आपके एस एवरेज आर था जो है, और ये एस एवरेज आई थी, ये इन टर्म्स ऑफ आई था, तो ये आपके पास माइनस गैमा स्क्वायर आ जाता है। तो सिंपली इसका मतलब क्या जो है कि अगर गैमा आपको पता है जो है, आपने ये देखना है कि कितनी फ्रैक्शन ऑफ पावर जो है रिफ्लेक्ट हुई है जो है, तो आप सिंपली गैमा स्क्वायर कर लें। बहुत सिंपल है ये जो है, सिंपल गैमा स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाउ मच पावर फ्रैक्शन ऑफ पावर जो है रेशियो में जो है इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड पावर विद रेशियो ऑफ इंसिडेंट पावर कितनी रिफ्लेक्ट हुई है। और चूंकि पावर कंजर्वेशन हमें पता है कि टोटल पावर इन मीडियम 1 मस्ट बी इक्वल टू टोटल पावर इन मीडियम 2, तो वैसे हम कहते हैं कि इधर एस एवरेज 1 है टोटल जो है पॉइंटिंग वेक्टर, और यहाँ एस एवरेज 2 है जो है, तो यहाँ तो ट्रांसमिटेड की इक्वली होगा जो है, और यहाँ पे सम ऑफ दीज टू होगा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के। तो यहाँ पे जो है इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड है दो है आपके पास, और यहाँ पे ट्रांसमिटेड ही है सिर्फ। यहाँ पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जो है ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड की जो है, तो आप एस एवरेज जो ट्रांसमिटेड है जो है वो ये निकल आता है जो 1 माइनस गैमा स्क्वायर। तो आपका
एक सिंपल फार्मूला फिर जो आता है कि अगर आपने देखना है कि कितनी पावर ट्रांसमिट हुई है, फ्रैक्शन ऑफ पावर जो है वो सिंपली 1 माइनस गैमा स्क्वायर से निकल आएगी। तो अगर मैं कंक्लूड करूं जो है तो सिंपली आपने जो इन समरी आपने याद रखना है कि रिफ्लेक्टिव इंसिडेंट पावर की जो फ्रैक्शन ऑफ पावर है वो माइनस गैमा स्क्वायर से रिलेटेड है जो, और 1 माइनस गैमा स्क्वायर अगर करें तो वो ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट पावर की रेशियो निकल आती है। अच्छा, ये हमारी आखिरी एग्जांपल है, इसको देखते हैं जो फिर कंक्लूड करते हैं जो प्लेन वेव विद इंसिडेंट ई फील्ड आपको ये गिवन है क्या, ठीक है, 5 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा जी ए एक्सट्रैक्शन is normal on medium assume eta 1 free space है, eta 2 126 है जो find diffraction of power transmitted and reflected and check the power balance जो। अच्छा, तो कैसे करें जो है फ्रैक्शन ऑफ पावर ट्रांसमिटेड जो है वो कैसे निकलेगी जो है बता सकता है जो। सर गैमा निकालेंगे फिर। ठीक है, सबसे पहले हमें गैमा चाहिए जो है ना, ठीक है, गैमा अगर निकालें जो है, गैमा लेट्स से निकाल दें इसको बल्कि इधर के बजाय इधर कर देते हैं ये ना। अच्छा, कोई यहाँ जरा बेहतर तरीके से हो जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले हमें गैमा निकालना है जो है ना, तो गैमा जो था क्या था, ईटा 2 माइनस ईटा 1 और ईटा 2 प्लस ईटा 1। अच्छा, ईटा 2 क्या है जो है 126 माइनस 377 और 126 प्लस 377। अच्छा, ये नंबर जो है कितना बनता है बताइए, तो निकाल सकता है जो। अच्छा, मेरे पास जो है क्या नंबर ये आ रहा है जो है, निकाले कोई जो है, ये क्या आता है जो -1.5 -1.5 जो है, ठीक है, ये आता होगा जो। अच्छा, ये आपके पास और गैमा स्केयर जो है ये भी निकाल लेते हैं जो, तो गैमा स्केयर कितना आता है जो, इसको अगर स्केयर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा जो, कितना आता है जो 2.25 2.25 है, ठीक है, ये चीज हमें चाहिए थी। अब जो है आपके पास जो फ्रैक्शन ऑफ पावर जो है यानी रिफ्लेक्टेड थी एस एवरेज आर जो और एस एवरेज आई, ठीक है, ये पहला जो है कि फ्रैक्शन ऑफ पावर जो है हम यानी ये रिफ्लेक्टेड देख रहे हैं जो, तो वो सिंपली क्या थी माइनस गैमा स्केयर नहीं थी जो, तो माइनस गैमा स्केयर ये सिंपली -2.25 आ जाएगी, ठीक है ये। अच्छा, और जो फ्रैक्शन ऑफ पावर ट्रांसमिटेड है वो हम कहते हैं एस एवरेज ट्रांसमिटेड लेस है डिवाइडेड बाई एस एवरेज आई जो है वो कितनी है जो है ट्रांसमिटेड जो है वो कैसे निकलेगी जो है, ये क्या थी जो है कैसे निकलेगी 1 माइनस गैमा मैग्नीट्यूड कैसे, ठीक है, तो 1 माइनस गैमा स्केयर 1 माइनस ये 2.25 आ जाएगा जो है, ये कितना नंबर बनता है जो -1.25 -1.25 जो है। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है इसको बता बल के इसे करते हैं। आज हम अब हमने पावर ये तो हमने निकाल ली थी ना, एंड एक क्वेश्चन उन्होंने और भी पूछा चेक दी पावर बैलेंस जो है, तो पावर बैलेंस हम चेक कर लेते हैं। पावर बैलेंस जो है उसके लिए वैसे बेहतर ये था कि हम सारी फिर निकालते वैसे जो है, तो एस एवरेज आई निकाल लें जो है, तो वो आपके पास जो है हाफ ई आई मैग्नीट्यूड स्क्वायर बाई ईटा होती है जो है, एस एवरेज आर भी निकाल लें जो है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड की टर्म में मैं देख रहा हूँ जो है ना, अदरवाइज तो वो आपको पता है कि इसकी डायरेक्शन प्लस एजी में होनी है, इसकी माइनस एजी में, तो वो होती है हाफ ई आई ई क्या था जो है ई नॉट आर, इस तरह सिंपली उसी तरह लिख लेना जो है इसको जो है, यानी एक्चुअली वो जो हम ई आर नॉट मैग्नीट्यूड स्क्वायर बाई ईटा 1 जो है और इसकी जगह हमने गैमा पुट किया था, तो हमारे पास जो है और इसके साथ नेगेटिव साइन भी आना चाहिए क्योंकि वो पीछे बैकवर्ड ट्रेवल हो रही है जो है, तो माइनस जो है गैमा स्क्वायर जो है, गैमा स्क्वायर जो है यहाँ पे कितना गैमा स्क्वायर इधर पता नहीं कम क्यों बना हुआ है जो मेरे पास जो है, ये हमने सही निकाला है जो है गैमा, ये जो नंबर है जो है क्योंकि ये जो नंबर है जो है एक मिनट दोबारा मुझे देखने दे जो है 0.5 हाँ, तो ये आज क्योंकि 0.5 है क्योंकि ये नंबर ऊपर छोटा है ना जो है तो नीचे बड़ा है जो है, तो 1.5 तो आ नहीं सकता ये, तो ये 0.5 है, तो ये कितना नंबर बनेगा, ये फिर मेरे ख्याल में ये बन जाएगा ना, और ये जो है गैमा स्क्वायर जब करेंगे जो
और इसी तरह फिर ये करेंगे तो ये माइनस सर नेगेटिव 0.5 था। हाँ ये नेगेटिव 0 पॉइंट किधर जो है, यहाँ पे जो है, ठीक है, ये -0.5 और सर जो गैमा सबसे स्केयर, टॉप पे निकाला है। यस। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि जारी बात है ये बड़ा है और ये छोटा, तो ये अब माइनस होगा गैमा स्केयर, तो ये 0.25 आएगा और माइनस साइन ये आ गया, और 1 माइनस गैमा स्केयर जो है ये आपके पास जो है कितना आता है जो प्लस 0.75, ये फिर ये बन जाएगा जो, होपफुली अब हमने सही किया जो है। अच्छा तो अब जो है हम क्या कर रहे थे जो है कि ये जो है ये नंबर निकाले ना आप जो है, इंसिडेंट फील्ड का मैग्नीट्यूड से बताया उन्होंने, हाँ बताया उन्होंने 5 है जो, तो 5 जो है 5 स्केयर करें 25 डिवाइडेड बाई 2 कितना 12.5 डिवाइडेड बाई ईटा 1, तो करें जो है कितना आता है 12.5 डिवाइडेड बाई ईटा 1 कितना था 126 377, तो यानी 12.5 डिवाइडेड बाई 377, ये नंबर कितना निकलता है जो है? निकालें ये कितना 0.03 0.03 निकला है जो, अच्छा और उसके बाद जो है जो रिफ्लेक्टेड है जो है, या इसको ये वैसे ये सारी चीज निकालने के बजाय ना हम एक सादा तरीके से भी कर सकते हैं ना जो है, हमारे पास जो है हमने पावर बैलेंस चेक करनी है ना जो है, उसका शायद इससे ज्यादा बजाय इसके इंडिविजुअली निकालते रहें जो है, हम एक ज्यादा बेहतर शायद तरीका ये है कि मेरे ख्याल में ये करते हैं जो है, हमने कहा था ना टोटल पावर इन मीडियम 1 जो है वो क्या थी एस एवरेज आई प्लस एस एवरेज से आर क्या देते हैं जो ये इट शुड बी इक्वल टू एस एवरेज ट्रांसमीटर, यही है ना पावर बैलेंस की इक्वेशन जो है टोटल जो है, ठीक है, वो अब वो लेट्स से इस तरह वेक्टर फॉर्म में लिख लें जो, अच्छा एस और इसको अगर मैं एस एवरेज आई से डिवाइड कर दूं जो है लेट्स से, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एस एवरेज आर बाई एस एवरेज आई, सर इधर वैल्यू पुट करने ना मुझसे। और यहाँ पे एस एवरेज टी बाई एस एवरेज आई, तो इधर फिर हम वैल्यू आसानी से पुट कर सकते हैं ना, ये देखें यही तो हमने निकाला था जो है ना, ये देखें ये 1 माइनस 0.25 ये निकाला था, और राइट हैंड साइड पे ये जो अगर 0.75 है जो, तो ये ज़्यादा आसान तरीका है मेरे ख्याल में जो है कि आप फंडामेंटल से शुरू होकर टोटल पावर बैलेंस के क्वेश्चन दें तो डिवाइड करते हैं एवरेज आई से, और चूंकि ये ऑलरेडी निकला हुआ है जो है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो इधर से आप स्ट्रेट अवे देख सकते हैं कि 0.75 इज इक्वल टू 0.75, ठीक है, अदरवाइज यानी वो दूसरा तरीका भी हो सकता है लेकिन वो फिर मेरे ख्याल में लेंथी होगा कि आप हर एक को निकालें पहले जो है और फिर उनको ऐड करके दोनों साइडें इक्वल करें, लेकिन फंडामेंटल चीज जो आपको याद होनी चाहिए वो ये कि जो रिफ्लेक्टेड है एस एवरेज रिफ्लेक्टेड है जो है वो माइनस गैमा स्क्वायर टाइम एस एवरेज आई से रिलेटेड है, जो रिफ्लेक्टेड फील्ड था वो ई आर जो है वो क्या था गैमा टाइम ई आई से जो है, और अगर वो नेगेटिव साइन लगाएं तो शायद वो नेगेटिव साइन इधर भी आएगा। अच्छा तो यानी इधर ये पावर जो है उसके स्केयर से गैमा के स्केयर से रिलेटेड है, और एस एवरेज जो ट्रांसमिटेड है वो एस एवरेज आई से अगर निकालनी हो तो वो आपको 1 माइनस गैमा स्केयर करना होगा, ठीक है, तो ये आपस में इस तरह रिलेशन है जो, तो हमने बेसिकली डिवाइड करके निकाला था, तो उसके साथ ही मेरे ख्याल में जो है ये चैप्टर जो है फिर हमारा खत्म होता है जो है, तो अब नेक्स्ट जो क्लास से हम फिर आपके पास एक टाइम है मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन पोलराइजेशन के कंसेप्ट समझ आया था जो है, तो एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ पोलराइजेशन का अगर आप चाहते हैं तो, अगर आ गया सर समझ जी तो। बस सर बहुत करा दिया आपने। ठीक है आप फिर लीव कर जाएं जो है, और एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो है, जो इंटरेस्टेड है वो फिर सुन लें फिर जो है ना, तो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग जितनी आप करेंगे तो इतना ही आपको फायदा होना जो है। अच्छा तो लेट्स से ये एक एग्जांपल जो है मैं कराने लगा हूँ जो है, अच्छा लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है जो है 5 JAX यूनिट वेक्टर प्लस AY यूनिट वेक्टर एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस J बीटा Z, और लेट्स से हम कहते हैं कि सिंपल जो है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बतानी है, और दूसरी चीज आपने पोलराइजेशन ऑफ वेव एंड सेंस ऑफ रोटेशन, अच्छा
तो ये जो पहला है जो है ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये बता दें चले। ये क्या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है जो, माइनस जी। ठीक है, माइनस ए जी के अलॉन्ग जो है आपके पास जो है, या माइनस जी एक्सेस में जो, जब पोजीशन ऑफ वेव में जो है आपने देखना है कि मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है, इसका ये 5 से चूंकि इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो है आपके पास, यानी अगर आप देखें तो ई एक्स नॉट मैग्नीट्यूड नॉट इज इक्वल टू ई वाई नॉट जो है, दोनों मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं जो है, देखें ये इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। और जो फेज डिफरेंस है जो है आई जो है, फेज डिफरेंस बिटवीन जो है वो जे, इसमें 0 है, लसे इसमें जे है जो है, तो आपके पास जो है, तो लसे y माइनस एक्स करें हम जो है, तो आपके पास जो है अबाउट -π/2 है जो है। ये कौन सी आपके पास है जिसमें मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं और फेज डिफरेंस +-π/2 होता है जो, कौन सी होती है आपके पास जो है? सर्कल। ठीक है, ये आपके पास सर्कुलर पोलराइजेशन थी। अच्छा, यहाँ तक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा, नेक्स्ट फाइंड करना है सेंस ऑफ रोटेशन जो, सेंस ऑफ रोटेशन के लिए जो है, अच्छा सबसे पहले उसमें हम रोटेशन रूल यूज करते थे। अच्छा, उसमें करते हम क्या थे कि सबसे पहले जो है हम फेजर डोमेन में जाते थे जो है, और ऐसे ये रियल एक्सेस है, ये इमेजिनरी एक्सेस है जो, तो आपके पास ई एक्स नॉट जो है वो आपके पास जो है वो अराउंड अलॉन्ग जे एक्सेस है जो है, ठीक है, जो इमेजिनरी एक्सेस, और ये जो है उसमें 5 है मैग्नीट्यूड, और ये जो है अराउंड रियल एक्सेस है जो है। तो मैं प्लॉट करूं अगर, तो ई वाई नॉट जो है वो कहीं यहाँ पे होगा जो है अलॉन्ग रियल एक्सेस, ई वाई वेक्टर जो है, ठीक है, और ये जो है जो ई एक्स है उसका मैग्नीट्यूड अगर प्लॉट करें तो वो अलॉन्ग जो है इमेजिनरी एक्सेस है। तो अच्छा, यहाँ से फिर आप कौन सा लीड कर रहा है और कौन सा लैग कर रहा है? एक्स लीड कर रहा है क्या? ठीक है, तो हम देख सकते हैं ई एक्स लीड्स ई वाई, ठीक है, ये हमने पता लग गया जो। अच्छा, नेक्स्ट जो है फिर हमारा रोटेशन रूल जो था कि अगर आपके पास ई एक्स ई वाई को लीड कर रहा है जो है, तो टाइम डोमेन में आपके पास जो है लीडिंग टू लैगिंग चीज जो है मूव करती है जो। तो लेट्स से इसको अगर मैं थोड़ा इधर कर दूं, तो लेट्स से अगर मैं अब टाइम डोमेन में, जैसे ये कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे, ये लेट्स से एक्स है, ये वाई है, तो जी किधर होना चाहिए? लेफ्ट साइड पे क्या राइट साइड पे? राइट हैंड रूल से एक्स क्रॉस वाई यानी जी किधर, ठीक है, आपके पास ये होना चाहिए। ये चीज अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही गलत है तो आगे फिर आप सारा कुछ गलत होगा। कई लोग यानी वो सारा कुछ सही कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम गलत बना देते हैं। अच्छा, और वेव किधर ट्रेवल कर रही थी वो हमने देखा था जो है माइनस जी में जो है, ठीक है, तो वेव जो ट्रेवल कर रही है जो है यहाँ पे वो ये है जो है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वेव जो है। और जो है आपके पास जो है लीडिंग टू ई एक्स टू ई वाई जो है आपके पास जो है ई एक्स लीड कर रहा था जो है। तो टाइम डोमेन में हम ये कहते थे कि जो है लीडिंग से यानी एक्स से ये रोटेशन की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, और जो ऑब्जर्वर होगा वो यहाँ पे होगा आपके पास, ठीक है, यहाँ से देख रहा होगा। या आप सिंपली जो है, ये कौन सी है, लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड है ये बताएं चले। अगर अब मैंने थंब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में रखा है जो है, तो कौन सा राइट हैंड की जो कर्लिंग फिंगर है वो बता रही है कि लेफ्ट हैंड की जो है इस रोटेशन को फॉलो कर रही है। या अगर सिंपली देखें तो ये कौन सी है, क्लॉकवाइज है काउंटर क्लॉकवाइज है ऑब्जर्वर के हिसाब से? राइट हैंड। अच्छा, कोई और क्या क्या ख्याल है जो है किसी और का जो है, यानी अगर मैं लेफ्ट थंब अगर मूव इधर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में रखूँ ना जो है, यहाँ पे ये थंब रखूँ अपना, तो जो कर्लिंग फिंगर है जो है मेरे पास जो है वो जो है लेफ्ट हैंड की वो मैच करती है डायरेक्शन रोटेशन की। ये बेसिकली जो है आपके पास लेफ्ट हैंड है जो है, ठीक है, सर्कुलर पोजीशन है जो है, ठीक है, या फिर अगर लेफ्ट हैंड के बजाय जो है आप सिंपली ये भी कह सकते हैं क्योंकि ये ऑब्जर्वर के पॉइंट है उससे ये काउंटर क्लॉकवाइज है, तो लेफ्ट हैंड इज सेम से काउंटर क्लॉकवाइज जो है आपका सर्कुलर पोजीशन है। तो इस तरह यानी पोजीशन के प्रॉब्लम जो है आप फिर इस तरह करते हैं जो मैंने पहले भी कराए थे, लेकिन मैंने कहा चलें एक क्वेश्चन और कर देते हैं जो, ठीक है, मेरे ख्याल में आप फिर अभी काफी है जो है, तो नेक्स्ट टाइम जी बताएं।
सर अगर हमारे पास ट्रांसमिटिंग जो एंटेना है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइज्ड हो और रिसीविंग एंटेना राइट हैंड हो तो ये दोनों आपस में कंपेटेबल होंगे? हाँ, ये तो आपने खुद सोचना था ना जो है, ये आपने खुद सोचना है जो है, ये आपके कंसेप्ट क्वेश्चन था जो है। तो आप खुद सोचिए ना कि जब वेव आ रही है और उसकी पोजीशन को जरा विजुलाइज करें ना जो है कि वो कंपेटेबल होंगे कि नहीं जो है। ये सर होने चाहिए सर। तो हाँ, मेरा भी ये ख्याल है कि होने चाहिए जो है ना, क्योंकि असल में ना डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, जो डायरेक्शन ऑफ